अशोक सिंघल कुछ लोगों के साथ आ रहे हैं और वो उस जगह पे आ रहे हैं जो चबूतरा था और बाबरी मस्जिद के ठीक सामने की जगह थी। वहाँ पे जैसे ही वो इंटर करते हैं उस जगह पे, वहाँ पहुँचते हैं चबूतरे के पास में, तुरंत चारों तरफ से कार सेवक ऊपर चढ़ जाते हैं। मतलब ऐसे सरसर चढ़ जाते हैं कि मतलब हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं कि पाइपों के सहारे चढ़ गए। मतलब जैसे लगा कि एक सिग्नल है। शेषावतार मंदिर है, वहाँ से कुछ पथराव हुए और पथराव के बाद भगदड़ सी मची। पुलिस वालों में भगदड़ मची, कार सेवकों में भगदड़ मची। इस दौरान सब चारों तरफ से कार सेवक बैरिकेडिंग के अंदर आ गए। बैरियर था राइट साइड में विदोराही कुआं की तरफ से एक जत्था काफ़ी उग्र तौर पे उसने उसको तोड़ दिया सारा बैरियर और अंदर की तरफ सब घुस गए। राम चबूतरे की पहली रेलिंग कार सेवकों ने 11 साढ़े 11 बजे के आसपास नोच ली। उसके बाद अंदर की रेलिंग पे वो जुटे। फिर जो पीएसी का वॉच टावर था उसको इन लोगों ने हिलाना शुरू किया तो पीएसी के लोग उतर गए। मतलब कुछ ऐसा लग रहा था, आप कुछ ऐसा कह सकते हैं कार सेवकों को जैसे पीएसी ने उनका विरोध ही नहीं किया। सारे प्रतिबंध, सारी सुरक्षा चक्र टूट गए उस जनमेदिनी के आक्रोश के सामने। तो फिर जो बाहर के भी पुलिस वाले थे और अफसर, वह कर्तव्य और भक्ति के बीच झूलते हुए बड़े ही अपने को असहज पा रहे थे कि करें क्या। भक्ति उन्हें कुछ करने नहीं दे रही थी और कर्तव्य यह था कि कार सेवकों से उन्हें मुक्ति कराएं। उस वक्त सारे पुलिस कर्मियों पर भक्ति हावी थी। जब पूरी टीम हम लोगों की मौके पर पहुंच गई तो 17 टीमें बनी थीं। हम लोगों ने योजना बनाई थी कि पहले कुछ लोग दीवार से चढ़ेंगे और उसके लिए रास्ता साफ करने का उपाय तलवारें दिखाना था, चमकाना था। जब लोगों ने तलवारें चमकाई तो लोग भागने लगे और हम लोग अपना काम करने लगे। बगल की दीवार से चढ़े, फिर पेड़ पर कुछ लोग गए। फिर उसके बाद हमारे टीम में एक बहुत शक्तिशाली, बड़े ताकतवर व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले वो रस्सा फेंका था। आदरणीय स्वर्गीय दुर्गा पहलवान जी, उन्होंने रस्से में वो कीला लगा था उसको फेंका और बीच के गुंबद में वो फंस गया। उसके बाद सबसे पहले वही चढ़े। हमारे साथ हमारे भाई रविशंकर पांडे जी, तमाम और साथी फिर धीरे धीरे चढ़ने लगे। भीष्म पितामह त्रिपाठी जी, इसी तरह लोग चढ़ने लगे और तीनों गुंबद पर ये तय हुआ कि पहले ही से तय था कि जिसमें कांटा फंसेगा उससे चढ़ने के बाद बगल में रेलिंग थी, उसी के सहारे सब लोग चले जाएंगे। सब लोग गमछा और मफलर बांध रखे थे कमर में, कि गैंती खोंस रखी थी कि हम जब चढ़ने लगेंगे तो एक हाथ से काम नहीं चलेगा, दोनों हाथ की आवश्यकता होगी। कई भाषण देने के लिए खड़ी हुई और ठीक मेरी आंखों के सामने 5-7 कार सेवक मुझे ढांचे पर चढ़ते दिखे। तो वो रिकॉर्डिंग में मिली नहीं चीज़ की, मेरा भाषण रोक दिया मैंने। और मैंने पीछे मुड़ के कहा कि देखिए सामने, हम तो करीब आधा किलोमीटर लेकिन दिख रहा था सीधा, देखिए सामने है कुछ लोग ढांचे पे चढ़ रहे हैं। कि जो गुंबद हैं वो इतने चिकने थे, लाखोरी ईंटों के बने हुए जो गुंबद थे कि उसमें से फिसल के गिरने भी लगे और ढेर सारे लोग गिरे। 13-14 लोग घायल हुए और 2 लोगों की उस दिन मृत्यु हुई थी। पर ये इतना व्यवस्थित था सब कुछ कि जैसे वो गिरते थे कोई आदमी आता था, चारपाई में उनको लेके चला जाता था और बाकी लोग चढ़ जाते थे। और जब उस पर वो प्रहार करते थे लोहे और सरियों से, तो उसमें से चिंगारी निकलती थी। जैसे बंदर चढ़ते हैं किसी पेड़ पर, उसी प्रकार से दंदन दंदन करते कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए। तो दोनों हाथ से रस्सा पकड़ कर चढ़े। फिर उसके बाद वो गमछे बांध दिए लोगों ने, एक दूसरे को आपस में गांठ दे करके बांध दिए। फिर उसके सहारे कुछ लोग चढ़े, कुछ लोग दीवार और पेड़ के सहारे आए। और फिर उसके बाद जब ढांचे के ऊपर लगभग दोनों पर 35-40 लोग चढ़ गए तो फिर और रास्ता साफ हो गया, क्लियर हो गया। मेरा भाषण भी बंद करना पड़ा क्योंकि इतनी उत्तेजना और सनसनी फैल गई नीचे भीड़ में कि भाषण का मतलब नहीं बचा।
4 लड़के थे, वो कहाँ के थे मुझे नहीं याद है, वो बंदरों की तरह चढ़ गए गुंबद पे और नीचे से रस्सा फेंक के गुंबद के साथ बांधा गया। फिर तो उस रस्से के सहारे बहुत लोग चढ़ गए। ये हुआ कि 15 मिनट में गुंबद, जितना बड़ा गुंबद था सारा भीड़ से भरा, सब उसी को तोड़ने लगे। कुछ के हाथ में गैंतियाँ थीं। कुछ ईंटें थी, कुछ लकड़ियाँ थी, उनको भी हथियार बनाया गया। 17 टीम बनाना, 17 कोण से, ये हजारों लोगों की जो भीड़ है, सबके हाथ में ये आगे चलने वाले लोगों के हाथ में तलवारें रहेंगी, त्रिशूल रहेंगे, पीछे चलने वाले गैंती, सब्बल, रस्से लिए रहेंगे, हथौड़े लिए रहेंगे। अब 11 साढ़े 11 बजे चढ़ गए तो हम सबको दौड़ा रहे थे। माननीय अशोक सिंघल भी दौड़ा रहे थे, सब काम कर रहे थे। अशोक सिंघल की धोती तक खुल गई, सारी स्थितियाँ हो गई। आप यहाँ नहीं रोक सकती, आप जाइए यहाँ से। और ऐसा कह करके पूरी भीड़ मुझे जय श्री राम करते हुए मेरे पीछे खड़ी हो गई और मुझे वहाँ तक ले गई जहाँ मंच था वापस। दीदी जय श्री राम, दीदी जय श्री राम, और उन्होंने मेरे को वापस मंच की तरफ ही भेज दिया। तो मैं समझ गई कि जो आगे घटा वही पीछे घटा। जो वहाँ का दृश्य उपस्थित हुआ, एक से एक कार सेवक लोग, एक गिरता था, दूसरा गिरता था, तीसरा गिरता था, चौथा गिरता था, फिर चढ़ते थे लोग, गिरते थे, मरते थे, चढ़ते थे, उतरते थे, लेकिन कोई कार सेवा करना बंद नहीं किया। गैंती से प्रहार शुरू हुआ। गैंती से प्रहार करने का आशय ये था कि उसकी जो पहली लेयर थी, वो हम लोगों ने जानकारी की थी, पहली लेयर सुर्खी चूना से बनाई गई थी, वो बहुत मजबूत थी। तो गैंती से जब चोट मारी गई तो वो टूटने लगा, पप्पड़, बड़े बड़े चप्पड़ उसके उधड़ने लगे। फिर उसके बाद उसमें सब्बल से मारा जाना लगा। सब्बल से वो ढांचा हिलने लगा था, लेकिन चूंकि उसकी चौड़ाई ज़्यादा थी, लगभग 4-4 फीट, 5-5 फीट, और वो लखौरी ईंट थी, इसलिए हिलते हुए भी गिर नहीं रहा था। किसी के हाथ में संबल था और किसी के हाथ में सिर्फ सरिया था, पर इन चारों चीज़ों से वो गुंबद टूट नहीं रहा था। उसमें से चिंगारियाँ फूट रही थी, पर जज्बा उनका देखने लायक था। आक्रामक तो वो इतने थे कि कुछ अपनी मुट्ठियों से भी प्रहार कर रहे थे उस पर। काई जैसा होता था गुंबद, काला काला लगा रहता था। काई मतलब जहाँ कोई रिपेयर नहीं होती वहाँ ऐसे ही होता है, लेकिन देखने में बिल्डिंग एक जैसी लगती थी। लेकिन 1934 का गुंबद बना था, चूने सुर्खी से बना था, वो काफ़ी मजबूत था चूँकि नई बनावट थी। और ये लोग प्लास्टर तोड़ तोड़ के मार हथौड़ा तोड़े जा रहे हैं। वो सब्बल होती है ना, तो वो लोहे के जो बड़े बड़े होते, उससे जो है तोड़ रहे थे। और वो गुंबद टूटने का नाम नहीं ले रही थी, गुंबद टूटी नहीं। प्लास्टर सारा इन्होंने सब उखाड़ डाला तोड़ तोड़ के। अब प्लास्टर जब उखड़ा ना तो गुंबद की शक्ल गुलाबी हो गई। तो खूब अच्छी तरह दिखाई दे रहा था कि अफसरों के हर संभव प्रयत्न के बावजूद भी कार सेवक ध्वस्त ढांचे को ध्वस्त करने में लग गए हैं। और अब हर सूचना को मुख्यमंत्री जी तक लगातार भेजा जा रहा था, जिससे उनको जानकारी रहे। उन्होंने इस मौके पर फिर से एक रेडियोग्राम भेजकर ये फिर से एम्फेसाइज कर दिया कि कार सेवकों पर किसी तरह की गोलीबारी नहीं की गई। आप केंद्रीय बलों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, करिए, मगर गोलीबारी नहीं होगी। प्रयास किया गया, लेकिन वो सब प्रयास दिखावटी था। और फिर पूरा मामले को जब एक बार आपने उनके हाथ में सौंप दिया, उनकी भीड़ इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो गई, फिर आप प्रयास कर क्या सकते हैं? कितने लोगों को गोली से मारते हैं? ये सारे अधिकारी, चाहे वो DB राय रहे हों, चाहे वो RN श्रीवास्तव रहे हों, चाहे वो GL शर्मा रहे हों, चाहे वो गौर साहब रहे हों, ये खाली टहल रहे थे। पत्रकारों की तरह भी दर्शक की भूमिका में थे, क्योंकि इनके पास कोई आदेश पालक था ही नहीं। नीचे उतरते भीड़ पीट देती। कार सेवकों ने
बहुत सारे कैमरे वालों का और ख़ास करके जो फॉरेन करेस्पॉन्डेंट्स थे उनके कैमरे तोड़ दिए थे, उनके साथ मारपीट की थी और वो तो काफ़ी तनाव था। मैं फ़ोटो क्या लूँ, उसके पहले ही हमारे ऊपर अटैक हो गया और हमारा कैमरा जो है वो छीनने की कोशिश की। उसमें 4-5 कार सेवक थे और एक महिला कार सेवक भी थी कि मतलब फ़ोटो मैं ना ले सकूं। और ये मैंने तो सोचा, उस समय मेरे दिमाग में आया कि शायद ये मेरे साथ हो रहा है यहाँ पे, ये लोग नहीं फ़ोटो। लेकिन बाद में पता चला उसी समय सारे फर्स्ट अटैम्प्ट जो हुआ था वो सारे फोटोग्राफरों पर हुआ था। उसमें पीछे केवल एक था कि कुछ जो विदेशी मीडिया था उसने कुछ प्रेजेंटेशन गलत तरीके से किया था, इसलिए गलतफहमियां बढ़ती गई। चूँकि लैंडलाइन फ़ोन होता था यहाँ पे, जैसे कि कुछ चैनलों ने यहाँ पे दिखा दिया था कि 90 का सीन दिखा दिया था। कार सेवकों ने मुझे घेर लिया और पहले उन्होंने मेरे बैग को छीन लिया। एक के पास एक बड़ा सा चाकू था, उसने मेरा यूं गला किया और मेरे सीने पे जो चाकू मारने जा रहा था वो खुरारी टाइप का था। वो चाकू बेसिकली चाकू नहीं था, वो लोहा लगा हुआ इतना बड़ा जंग लगी हुई थी। वो यूं मेरा गला, एक पीछे से एक आदमी ने, मोटा सा आदमी था, उसने पकड़ रखा था, चारों तरफ से कार सेवकों ने घेर रखा था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।